नमस्कार। स्वागत है आपका महाभारत द कंप्लीट सागा सीजन 2 में। पिछले साल पांडवों का गुप्त जीवन यानी अज्ञातवास पूरा हो चुका है। गोहरण पर्व में हमने देखा कि कैसे बृहणला के भेष में अर्जुन ने अकेले ही भीष्म, द्रोण, कर्ण समेत पूरी कौरव सेना को खदेड़ दिया। और इस घटना के साथ ही पांडवों की असली पहचान भी सबके सामने आ गई। आज हम विराट पर्व के आखिरी हिस्से वैवाहिक पर्व पर एक गहरी नजर डालेंगे। हम सिर्फ कहानी नहीं बल्कि इसके पीछे की पॉलिटिक्स, डिप्लोमेसी और धर्म के उन बारीक धागों को समझने की कोशिश करेंगे जिन्होंने आने वाले महायुद्ध का ताना बाना बुना। बिल्कुल, पांडवों की पहचान उजागर हो चुकी है, 13 साल की शर्त पूरी हो चुकी है, लेकिन अब कहानी एक चौराहे पे खड़ी है। क्या राजा विराट, जिन्होंने अनजाने में सम्राटों से सेवा करवाई, शर्म और डर से उनके दुश्मन बन जाएंगे, या फिर एक नए और शक्तिशाली अलायंस का जन्म होगा? और सबसे इंपॉर्टेंट, पांडव अपने राज्य की वापसी के लिए अगला कदम क्या उठाएंगे? इन सभी सवालों की नींव इसी वैवाहिक पर्व में रखी गई है। तो चलिए विराटनगर के उस दरबार में चलते हैं। युद्ध जीता जा चुका है। राजकुमार उत्तर बृहन्नला यानी अर्जुन के साथ लौट रहे हैं। दरबार में राजा विराट अपने मंत्रियों और कंक के भेष में मौजूद युधिष्ठिर के साथ बैठे हैं। माहौल बड़ा अजीब होगा, है ना? एक तरफ जीत का जश्न, दूसरी तरफ एक गहरा सस्पेंस। बहुत ज्यादा। राजा विराट को अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि उनकी सेना की जीत का सेहरा एक किन्नर बृहन्नला के सर पे है। वो अपने बेटे उत्तर से बार बार पूछ रहे थे, सच बताओ, ये चमत्कार किसने किया? क्या कोई देवता तुम्हारी मदद को आए थे? उत्तर की बातों पर उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था। और इसी उलझन भरे माहौल में अर्जुन दरबार में प्रवेश करते हैं। और आते ही वो कुछ ऐसा करते हैं जिससे दरबार में सन्नाटा छा जाता है। वो राजा विराट को छोड़कर सबसे पहले कंक यानी युधिष्ठिर को प्रणाम करते हैं। एक सारथी का एक साधारण सभासद को प्रणाम करना राजा विराट के लिए प्रोटोकॉल का उल्लंघन तो था ही, एक अपमान जैसा भी था। हाँ, ये एक बहुत ही ड्रामेटिक मोमेंट था। राजा विराट चौंक गए और गुस्से में बोले, बृहन्नला, तुम राजकुमार के सारथी हो, तुम्हें पहले मुझे प्रणाम करना था। तुमने इस कंक को क्यों प्रणाम किया? और यहीं से इस एक सवाल के जवाब में पिछले 1 साल से चल रहा पूरा नाटक एक झटके में खत्म हो जाता है। अर्जुन ने जो खुलासा किया उसने सिर्फ राजा विराट को ही नहीं बल्कि पूरे मत्स्य देश के फ्यूचर को बदल दिया। अर्जुन ने बहुत शांत भाव से जवाब दिया, राजन, ये कोई साधारण सभासद नहीं है। ये कुरुवंश के सम्राट, साक्षात धर्म के पुत्र, सत्यवादी महाराज युधिष्ठिर हैं। इन्हीं के प्रताप से आपने आज कौरवों पर विजय पाई है। आप कल्पना कीजिए, जिस व्यक्ति को वो कुछ दिन पहले जुए में हराने पर पासे से मारकर घायल कर चुके थे, वो असल में हस्तिनापुर का सम्राट है। राजा विराट का रिएक्शन क्या था? वो तो शर्म और डर से जमीन में गड़ गए होंगे। उन्होंने तुरंत अपना राज्य युधिष्ठिर को सौंपने की पेशकश कर दी। क्या ये सिर्फ उनकी महानता थी या इसमें थोड़ा डर भी शामिल था कि उन्होंने इतने बड़े सम्राटों से 1 साल तक सेवा करवाई है? ये एक बहुत दिलचस्प सवाल है। मेरे हिसाब से दोनों ही बातें थी। विराट निश्चित रूप से एक नेक दिल इंसान थे, इसलिए उन्हें अपनी गलती पर सच्ची शर्मिंदगी थी। वो तुरंत युधिष्ठिर के पैरों में गिरकर क्षमा मांगने लगे। लेकिन इसके पीछे एक डर भी था। वो जानते थे कि उन्होंने अनजाने में ही सही एक बहुत बड़ा अपराध किया है। पांडवों से दुश्मनी मोल लेना उनके लिए विनाशकारी हो सकता था। इसलिए अपना राज्य सौंपना क्षमा मांगने और फ्यूचर में दोस्ती इंश्योर करने का एक तरीका भी था। और युधिष्ठिर ने उन्हें क्षमा कर दिया, जो उनके धर्मराज नाम के अनुरूप ही था। लेकिन एक सवाल जो मेरे मन में आता है वो ये कि पांडवों की पहचान तो अज्ञातवास की अवधि खत्म होने से कुछ समय पहले ही हो गई थी। क्या कौरव इस बात को चैलेंज नहीं कर सकते थे कि शर्त पूरी नहीं हुई और पांडवों को फिर से 12 साल का वनवास भोगना पड़ेगा? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण लीगल और टेक्निकल पॉइंट है, और दुर्योधन ने एक्चुअली यही दलील देने की कोशिश की थी। उसने कहा कि पांडव समय से पहले प्रकट हो गए हैं, लेकिन तब भीष्म पितामह ने इंटरवीन किया। उन्होंने ज्योतिषीय गणना के आधार पर बताया कि सौर और चंद्र कैलेंडर के हिसाब से हर 5 साल में 2 अतिरिक्त महीने जुड़ते हैं। इस कैलकुलेशन के अनुसार पांडवों के 13 वर्ष कुछ दिन पहले ही पूरे हो चुके थे। भीष्म और द्रोण जैसे सीनियर्स के सामने दुर्योधन की ये दलील टिक नहीं सकी। ये दिखाता है कि युधिष्ठिर ने धर्म और नियमों का पालन कितनी। वाह, मतलब पांडवों ने हर छोटी बड़ी चीज का ध्यान रखा था। तो दरबार में युधिष्ठिर की पहचान तो उजागर हो गई, लेकिन दरबार में अभी और भी कई रहस्य खुलने बाकी थे, और हर रहस्य पिछले वाले से ज्यादा चौंकाने वाला था। बिल्कुल, राजा विराट के लिए तो यही मानना मुश्किल था।
फिर अर्जुन ने एक एक करके सबका परिचय कराना शुरू किया। उन्होंने बताया, राजन, आपके रसोइये वल्लभ, जिन्होंने आपकी रसोई को संभाला और कीचक जैसे राक्षस का वध किया, वो कोई और नहीं बल्कि महाबली भीमसेन हैं। ये सुनते ही राजा विराट को समझ आया होगा कि कीचक की रहस्यमयी मौत कैसे हुई थी। सारे डॉट्स कनेक्ट हो गए होंगे। निश्चित रूप से। फिर अर्जुन ने बताया कि घोड़ों की देखभाल करने वाले तंतीपाल असल में रूपवान नकुल हैं और गायों की देखभाल करने वाले ग्रंथिक उनके छोटे भाई सहदेव हैं। एक के बाद एक खुलासे से पूरा दरबार स्तब्ध था, लेकिन सबसे बड़ा झटका अभी बाकी था। महारानी सुदेशना की दासी सेरंध्री। हाँ, अर्जुन ने बताया कि जिसे वो 1 साल से सेरंध्री का नाम से जानते हैं, वो असल में पांचाल नरेश द्रुपद की पुत्री यज्ञ की अग्नि से जन्मी 5 पांडवों की पत्नी महारानी द्रौपदी हैं। ये सुनकर राजा विराट और रानी सुदेशना को सबसे ज्यादा आघात लगा। उन्हें याद आया कि कैसे कीचक ने द्रौपदी का अपमान किया था और वो उनकी रक्षा नहीं कर पाए थे। वे दोनों द्रौपदी से भी हाथ जोड़कर क्षमा मांगने लगे। ये वाकई एक जबरदस्त पल रहा होगा। 1 साल तक जिनके साथ वो साधारण सेवकों जैसा व्यवहार कर रहे थे, वे असल में उस युग के सबसे महान योद्धा और राज परिवार के सदस्य थे। इस भारी एहसास के बीच राजा विराट ने एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक मूव चली। हाँ, कृतज्ञता और सम्मान में अपना राज्य समर्पित करने के बाद उन्होंने एक ऐसा प्रस्ताव रखा जो सिर्फ एक पारिवारिक रिश्ता नहीं बल्कि एक मजबूत पॉलिटिकल अलायंस बनाने वाला था। उन्होंने युधिष्ठिर से कहा, हे महाराज, आपने मेरे राज्य की रक्षा की है। मैं चाहता हूं कि मेरी कन्या उत्तरा को वीर अर्जुन अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करें। ये सिर्फ धन्यवाद कहने का तरीका नहीं था, ये एक मास्टर स्ट्रोक था। अर्जुन जैसे योद्धा को दामाद बनाकर विराट अपने राज्य को भविष्य के लिए सिक्योर कर रहे थे। उन्हें पता था कि पांडवों का कौरवों से युद्ध होना लगभग तय है और इस रिश्ते से मत्स्य देश का स्थान इतिहास में सुरक्षित हो जाता। आपने सही समझा। पांडवों को भी इस समय मित्रों की सख्त जरूरत थी। मत्स्य देश की सेना छोटी नहीं थी। ये प्रस्ताव दोनों पक्षों के लिए फायदेमंद था, लेकिन अर्जुन ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया और जो कारण उन्होंने दिया वो उनके कैरेक्टर की महानता को दर्शाता है। अर्जुन का अपने शिष्य से विवाह न करने का निर्णय नैतिक रूप से बहुत ऊंचा है, लेकिन क्या इसमें थोड़ा प्रैक्टिकल साइड भी था? क्या वो विराट को एक समधी बनाकर बराबरी का रिश्ता रखना चाहते थे, न कि एक दामाद बनकर उनके एहसान के नीचे दबना? ये एक बहुत ही दिलचस्प दृष्टिकोण है। हालांकि महाभारत में अर्जुन के निर्णय का मुख्य कारण धर्म और नैतिकता ही बताया गया है, लेकिन आपके नजरिए में भी सच्चाई हो सकती है। अर्जुन ने राजा विराट से कहा, राजन, मैंने 1 साल तक बृहन्नला के रूप में राजकुमारी उत्तरा को संगीत और नृत्य सिखाया है। वो मेरी शिष्या हैं और गुरु के लिए शिष्या बेटी के समान होती है। अगर मैं उनसे विवाह करूंगा तो लोग मेरे और राजकुमारी के चरित्र पर संदेह करेंगे। ये धर्म के विरुद्ध होगा। उस युग में जहां पॉलिटिकल अलायंसेस के लिए कोई भी रिश्ता जोड़ लिया जाता था, वहां अर्जुन ने गुरु शिष्य के रिश्ते की पवित्रता को सबसे ऊपर रखा। ये वाकई एक्स्ट्रॉर्डिनरी बात है। बिल्कुल। अर्जुन के इस जवाब ने दरबार में मौजूद सभी लोगों का दिल जीत लिया, लेकिन उन्होंने रिश्ते को तोड़ा नहीं बल्कि उसे एक नया और ज्यादा मजबूत रूप दिया। उन्होंने कहा, राजन, आपका प्रस्ताव मेरे लिए सम्मान की बात है। मैं उत्तरा को अपनी पुत्री के रूप में देखता हूं, लेकिन मैं उसे अपनी पुत्रवधू के रूप में सहज स्वीकार करता हूं। उन्होंने उत्तरा का विवाह अपने पुत्र सुभद्रानंदन अभिमन्यु से कराने का प्रस्ताव रखा। ये एक और मास्टर स्ट्रोक था। इससे गुरु शिष्य की मर्यादा भी रह गई और पॉलिटिकल अलायंस और भी गहरा हो गया। अब ये रिश्ता सिर्फ अर्जुन और विराट के बीच का नहीं रहा, बल्कि पांडव कुल और मत्स्य कुल के बीच का हो गया। और सिर्फ यही नहीं, अभिमन्यु सिर्फ अर्जुन के पुत्र नहीं थे, वो श्री कृष्ण के भांजे भी थे। इस एक रिश्ते से पांडवों ने मत्स्य देश को यादवों की शक्ति से भी जोड़ दिया। युधिष्ठिर और राजा विराट दोनों इस प्रस्ताव से बहुत प्रसन्न हुए। विराट ने कहा, अर्जुन जैसे वीर के पुत्र और श्री कृष्ण के भांजे से बेहतर वर मेरी पुत्री के लिए और कौन हो सकता है। इसके बाद तो विवाह की तैयारियां शुरू हो गईं, लेकिन ये विवाह सिर्फ एक पारिवारिक समारोह नहीं था। ये पांडवों का अज्ञातवास के बाद पहला शक्ति प्रदर्शन था। सही कहा। विवाह की सारी व्यवस्थाएं विराट नगर के पास उपल्लव्य नाम के एक समृद्ध नगर में की गईं। युधिष्ठिर ने तुरंत द्वारका दूत भेजे और फिर उपल्लव्य में उस समय के बड़े बड़े राजा और योद्धा इकट्ठा होने लगे।
स्वयं श्री कृष्ण, बलराम, सात्यकी, प्रद्युम्न जैसे महान यादव योद्धा अपनी विशाल सेना के साथ पहुंचे। काशीराज और पांडवों के ससुर राजा द्रुपद भी अपनी सेनाओं के साथ आए। तो ये विवाह समारोह एक तरह से पांडव गुट की पहली फॉर्मल मीटिंग थी। 1 साल के अज्ञातवास के बाद वे दुनिया को ये दिखा रहे थे कि वे कमजोर या अकेले नहीं हैं। उनके साथ श्री कृष्ण और यादवों जैसी उस युग की सबसे बड़ी शक्तियां खड़ी हैं। इसका दुर्योधन और हस्तिनापुर पर क्या साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ा होगा? निश्चित रूप से इससे दुर्योधन को यह साफ संदेश गया कि पांडव अब चुप बैठने वाले नहीं हैं और उनके पास शक्तिशाली मित्र हैं। उपप्लव्यम में हुआ ये विवाह और राजाओं का जमावड़ा आने वाले महायुद्ध का पहला शंखनाद था। यहीं पर यह निर्णय लिया जाना था कि हस्तिनापुर से अपना राज्य वापस पाने के लिए अगला कदम क्या होगा, शांति का प्रयास या फिर युद्ध। और इसी विवाह के साथ वैवाहिक पर्व और विराट पर्व समाप्त होता है। पांडवों के 12 वर्ष के वनवास और 1 वर्ष के अज्ञातवास का कठिन और अपमानजनक समय अब पूरा हो चुका है। जी, इस पूरे द्वितीय खंड में हमने पहले वन पर्व में पांडवों की कठिनाइयों को देखा, जहां उन्होंने ऋषियों से ज्ञान प्राप्त किया और अर्जुन ने दिव्यास्त्रों की प्राप्ति की। उन्होंने धर्म का पालन करते हुए हर मुश्किल का सामना किया। फिर विराट पर्व में हमने उनके गुप्त जीवन के संघर्ष और अंत में गौरवपूर्ण तरीके से उनकी पहचान के उजागर होने को देखा। यह 13 साल का समय उनके लिए एक तपस्या की तरह था। और वनवास और अज्ञातवास ने उन्हें सिर्फ कष्ट ही नहीं दिया, बल्कि और भी मजबूत, विनम्र और अनुभवी बनाया। उन्होंने नए दोस्त बनाए और अपनी असली शक्तियों को पहचाना। और अब एक नए आत्मविश्वास और नए शक्तिशाली मित्रों के साथ पांडव अपने अधिकार के लिए संघर्ष करने को पूरी तरह से तैयार हैं। वैवाहिक पर्व सिर्फ एक विवाह का उत्सव नहीं है, बल्कि एक नए युग की शुरुआत का संकेत है। उद्योग पर्व की शुरुआत, जहां युद्ध की तैयारी अपने चरम पर पहुंचेंगी। लेकिन एक विचारणीय प्रश्न ये भी है, अगर अर्जुन उत्तरा से विवाह का प्रस्ताव स्वीकार कर लेते तो महाभारत की राजनीति और रिश्तों पर इसका क्या असर पड़ता? क्या अभिमन्यु का भाग्य कुछ और होता? इस विचार के साथ हम आज की ये गहरी पड़ताल समाप्त करते हैं और इसके साथ ही हम महाभारत द कंप्लीट सागा सीजन 2 के अंत तक पहुंचते हैं। अगर आपको ये सीरीज पसंद आई हो तो हमें फॉलो करना न भूलें और बेल आइकॉन को दबाना न भूलें, ताकि हमारे नए एपिसोड्स आप तक तुरंत पहुंच सकें। हम आपसे बहुत जल्द फिर मिलेंगे महाभारत द कंप्लीट सागा सीजन 3 में, जहां हम चर्चा करेंगे उद्योग पर्वा और भीष्म पर्वा पर। धन्यवाद।